कुरुक्षेत्र का प्रबंधत्व। कुरुक्षेत्र की प्रबंधात्मकता एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। इसमें विभिन्न लोगों के अलग अलग मत हैं, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर शंभूनाथ पांडे इसे एक महाकाव्य मानते हैं, तो डॉक्टर प्रतिपाल सिंह इसे खंड काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे एकार्थक काव्य कहना पसंद करते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र इसे एक चिंतन प्रधान लंबी कविता कहते हैं। इसी के साथ कांति मोहन शर्मा कुरुक्षेत्र मीमांसा में इसे प्रबंधाभास कहते हैं। स्वयं दिनकर का विचार को अगर देखा जाए तो उनके अनुसार उन्होंने इसकी भूमिका में स्पष्ट कहा है कि मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था, परंतु तब यह रचना शायद प्रबंध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती। इस तरह दिनकर कुरुक्षेत्र में एक प्रबंध मानते हैं। खंड काव्य या महाकाव्य का दावा उन्होंने कहीं नहीं किया है। फिर भी स्वयं दिनकर कुरुक्षेत्र की प्रबंधात्मकता की सीमा से परिचित हैं। अतः वे आगे लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र की प्रबंधात्मकता उनके वर्णित विचारों को लेकर है, और यह भी कि कुरुक्षेत्र को प्रबंध रूप में लाने की उनकी कोई निश्चित योजना नहीं थी। अब दिनकर के इस मत और विभिन्न विद्वानों के समीक्षा के आधार पर अगर देखा जाए तो स्वयं कवि यह मानता है कि इस काव्य प्रबंधात्मकता पारस्परिक प्रबंध के मूल तत्व कथानक पर आधारित नहीं है, पारंपरिक विचारों के तारतम्य के कारण है इसमें, बल्कि विचारों के तारतम्य के कारण प्रबंधात्मकता है। वस्तुतः कुरुक्षेत्र क्या आधुनिक युग का कोई भी श्रेष्ठ प्रबंध काव्य रूढ़िगत अर्थ में प्रबंध काव्य नहीं है। आज कथानक घटनात्मक की अपेक्षा भावात्मक विचारात्मक ही बनकर रह गया है। कामायनी की प्रबंध योजना भी पुराने निकष पर सफल नहीं उतरती। विचार और भाव अब स्थूल कथानक को चाट गए हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र की प्रबंध योजना को भी हम पूर्व प्रचलित रूढ़ धारणाओं, कथानक की अनिवार्यता, घटना विकास, पात्र नियोजन, मार्मिक स्थलों की पहचान, नाटकीयता, संबद्धता, विविध वर्णों का विनिवेश एवं अन्य कलात्मक अवधारणाओं से नहीं मान सकते। कुरुक्षेत्र इस पारिभाषिक रूढ़ अर्थ में प्रबंध काव्य नहीं है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि इसमें प्रबंधात्मकता के कुछ तत्व अवश्य हैं। ये बात दूसरी है कि वे तत्व पर्याप्त पुष्ट नहीं है। अब कुरुक्षेत्र के कथानक को देखा जाए तो प्रबंध योजना में वह विचारगत ही है। प्रचलित अर्थ में उसमें न तो कथा का संयोजन है, न मौलिक स्थानों की पहचान, न घटनाएं तो इसमें है ही नहीं। आज का कवि घटनाओं की तफसील में न जाकर मन की गुत्थियों में अधिक उलझता है। वह वर्णन कम, विचार अधिक करता है। उसमें भर्ती कम, मूल बीज अधिक होता है। प्रबंध योजना में आमूल परिवर्तन का यही रहस्य है। कुरुक्षेत्र में इसलिए कथाबंध नहीं, भावबंध, विचारबंध का समावेश है, जो युद्ध और शांति की मूल समस्या के इर्द गिर्द उभरता है। कुरुक्षेत्र के पात्र नियोजन एवं क्रमिक विकास को देखा जाए तो कुरुक्षेत्र के पात्र कवि के विचारों को व्यक्त करने के लिए केवल उसके माउथ पीस, ध्वनि विस्तारक यंत्र भर हैं। वे मुख्य नहीं हैं, जैसा कि कवि ने स्वयं निवेदन में कहा है कि कुरुक्षेत्र की प्रबंधात्मकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। कुरुक्षेत्र की मुख्य समस्या युद्ध ही है। युद्ध के संबंध में कवि ने दो विचारधाराओं का
उल्लेख किया है। एक विचारधारा के वाहक युधिष्ठिर हैं, जिसके अनुसार युद्ध एक निंदित और क्रूर कर्म है तथा उससे अच्छा यह है कि आदमी भागकर कहीं वन में चला जाए, उसे लहू सनी जीत अशुद्ध लगती है। दूसरी विचारधारा के वाहक भीष्म हैं। इनके अनुसार ज्वलित प्रतिशोध पर खड़ा युद्ध पाप नहीं बल्कि पुण्य होता है। इसका दायित्व उस पर है जो अनीतियों का जाल बिछाकर युद्ध को आमंत्रित करता है। इस प्रकार केवल युद्ध की समस्या पर इन दो